हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम खाली प्रॉब्लम करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। इसके बाद एक और वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म यानी कि डायरेक्शन भी पढ़ाई है। आज हम कूलम्ब्स लॉ पर एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। वो ऐसे है कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, बहुत सारे हैं। या मैकेनिक्स में है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी है। ये सारे फिनोमेनन को चलाने के लिए पहले यूनिवर्स को नेचर चलाता है और ये बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं। अब नेचर को कुछ रूल्स यूज करता है इन फिनोमेनन को चलाने के लिए। अब नेचर के पास जब हम देखते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये चार टाइप्स के रूल्स नेचर यूज करता है कोई भी फिनोमेनन को चलाने के लिए। और ये चार टाइप्स, जो ये चार रूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यही चार फोर्सेस से कोई भी फिनोमेनन जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो फिनोमेनन कंट्रोल होगा इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेस में से किसी एक फोर्स से, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्स, तीसरा है वीक फोर्स, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार फोर्सेस है जिससे नेचर यूनिवर्स को चलाता है, किसी भी फिनोमेनन को ड्राइव करता है, चलाता है इन चार फोर्सेस से। अब हम क्यूरियस होते हैं कि इन चार फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स है, और ये वीक फोर्स भी न्यूक्लियर फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इनको हम छोड़ते हैं। ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, हम इसको ट्वेल्थ में थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ाते हैं। पेपर बी जो होता है, एंड में चैप्टर्स जो आते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर डिटेल में इनको जो है ट्वेल्थ के बाद पढ़ाया जाता है। और इलेवेंथ में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हम इलेवेंथ क्लास में मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स सारा पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इसको हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्म है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है, इन दोनों को हम इकट्ठे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स को हम जो है ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब क्यूरियोसिटी है, इन दोनों फोर्स को फिलहाल छोड़ेंगे। अब जो नेचर इन दो फोर्सेस का इस्तेमाल करता है, हम ये जानना चाहते हैं कि इन दो फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो हम ये देखते सीखेंगे इस प्रॉब्लम में, और दूसरा हम सीखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग कोई दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है अब दूसरे से। ये हम इस प्रॉब्लम से सीखे, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में कंपेयर करना है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है फोर्स, वो हमें कंपेयर करना है। और कंपैरिजन के लिए हमें दो केसेस करने हैं इस क्वेश्चन में। एक केस में हमें इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान हमें फोर्स निकालना है, दोनों फोर्स निकालना है इन दोनों के दरमियान। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरे केस में फिर दो प्रोटॉन्स के दरमियान वैसे ही निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, और वहां पर देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन है, दूसरे साइड से प्रोटॉन, और इनके दरमियान की डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है साइज ऑफ एन एटम के, साइज ऑफ एन एटम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और ये लिया जाता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो डिस्टेंस है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो हमारे पास अब चार्ज भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, हम कूलम्ब्स लॉ से इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो इनके दरमियान का इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के होता है 9 टाइम्स 10⁻9, जैसे मैंने कॉलम्स में बताया है। Q1 हो गया इस पॉइंट का, एक पॉइंट का चार्ज, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है 1.6 टाइम्स 10⁻19,
और Q2 होता है दूसरे पॉइंट का चार्ज, वो है प्रोटॉन, उसका भी चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, -19 कूलम्स, डिवाइड में होता है आर स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस है 10⁻⁻10, इसको लगाना है स्क्वायर, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों के दरमियान का फोर्स। तो हम वो कितना होगा, तो सबसे पहले जब साइंटिफिक नोटेशन में टर्म्स होंगे तो तब कैलकुलेट करना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। वो क्या करना होता है कि इन नंबर्स को पहले ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंट 1.6 इंटू 1.6, बाकी फिर 10 टू द पावर्स को अलग करेंगे। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 9, तो सारे बेसिस को कंबाइन करके पावर्स को एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 ये -19 है, ये भी -19 है, और नीचे नीचे होगा 10 का स्क्वायर 100, वहाँ नीचे हो जाएगा फिर सॉरी ये हो जाएगा 2 10 सॉरी 20, तो जाएगा -20, तो -20 जब ऊपर आ जाएगा बनेगा +20, तो ये +20 ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, तो इतना हो जाएगा 23.04, ये हो जाएगा 23.04, और 10 को हो जाएगा 20 में से 19 काटेंगे तो 1 बचा, वो 1 और ये 9 हो जाएगा 10, फिर बचेगा +10 -19 हो गया -9, तो इतना न्यूटन। क्योंकि सब सारी क्वांटिटीज मैंने सारी वैल्यूज मैंने असाइनमेंट में डाले, तो फाइनली जो फोर्स का यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा इतना। अब हम इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, उसके लिए हमें इनका मास कंसिडर करना है, और की हो जाएगा कन्वर्ट जी में, तो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके दरमियान हो जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय वही आर स्क्वायर। जी होता है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻19 SI यूनिट में जी का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और m1 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 टाइम्स 10⁻⁻31 SI यूनिट में, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है SI यूनिट में 1.65 टाइम्स 10⁻⁻27, और डिवाइड करेंगे डिस्टेंस स्क्वायर, वो वही है क्योंकि दोनों केस में हमें सेम रखना है कंपैरिजन के लिए, 10⁻⁻10 स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 6.67 ये इंटू 9.11 इंटू 1.65, फिर इंटू करेंगे 10 टू द पावर्स को, वो आ जाएंगे माइनस, या 10 टू द पावर्स को थोड़ा नीचे इंटू करेंगे, -11 -31 -27, और नीचे आ जाएगा -20, ऊपर बनेगा ये +20। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर लिखेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमें 6.67 इंटू 9.11 इंटू 1.65, यह आ जाएगा 100.26 टाइम्स 10 टू द पावर। अब यहाँ पे सारे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले 27 में से 20 काटेंगे तो -7 और -31 हो गया -38, -38 और -11 -48 -49, तो -49 न्यूटन। अब ये बहुत ही कम वैल्यू निकला क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज्यादा, ये नंबर नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, तो ये वैल्यू बहुत 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 कम है इससे। तो ये हमारे पास आया इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे पास आया इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम कंपैरिजन करना होता है तो हम रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो का मतलब ये होता है एक को दूसरा डिवाइड करना, यानी कि उससे हम रेशियो से हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में हमेशा हम ज्यादा वैल्यू वाला न्यूमरेटर पर रखते हैं और कम वैल्यू वाला हम रखेंगे डिनोमिनेटर पे। तो इन दोनों में से ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन है, क्लियर, यहाँ पे -9 है, यहाँ पर -49 है, तो ये बड़ा वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन के लिए, तो इम्पोलाइजेस F इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, वो क्या होगा, F इलेक्ट्रिक 23.04 टाइम्स 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय करेंगे 100.26 टाइम्स 10 टू द पावर -49, तो ये कितना निकलेगा, इससे हम फिर बोल सकते हैं कि एक दूसरे से कितना स्ट्रांग है। तो 23.04 को डिवाइड करेंगे 100.26, जब हम डिवाइड करेंगे
23.04 डिवाइडेड बाई 100.26, ये आ जाएगा 0.23 अप्रॉक्सीमेटली 0.2980.23 लिख सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली। ये तो हो गया इनको दोनों का डिवाइड, और 10 to the power 49 को ऊपर लाएंगे +49 बन जाएगा, +49 को -9 करेंगे तो +40, तो +40 ये रेशियो आया। अब इस रेशियो से हम देख सकते हैं, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट एक डिजिट के बाद आता है, तो 2.3 इंटू, जब हमने इसको राइट साइड में लाया यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 10 to the power 40 बन जाएगा 10 to the power 39 ही, क्योंकि पॉइंट को राइट साइड में ले जाना हो तो इसको इसका वैल्यू हम कम करते हैं, और लेफ्ट साइड में ले जाना हो तो इसका वैल्यू बढ़ाते हैं, तो इतना आया। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आया 2.3 टाइम्स 10 to the power 39 टाइम्स। इसका मतलब होता है रेशियो को फिर इंटरप्रेट ऐसे करना होता है कि जो न्यूमरेटर है वो इतना गुना डिनोमिनेटर से बड़ा है, मीनिंग 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। इतना इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कितना स्ट्रॉन्ग, इसको हम ऐसे याद नहीं रखते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में याद रखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम याद रखते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है खाली पावर्स में हम याद रखते हैं, और अगर कुछ नंबर होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगर यहाँ पर नंबर है 2.3, अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो हम 10 to the power 39 को लिखते 10 to the power 1 ऐड करके 10 to the power 40, लेकिन ये 5 नहीं है, ये लेसर देन 5 है, तो हम इसको इग्नोर करके लिखते हैं 10 to the power 39, और जो हम 10 to the power 39 खाली लिखते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। राउंड ऑफ करके खाली 10 के पावर्स में लिखना उसको हम बोलते हैं फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कितना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 to the power 39 टाइम्स, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यही वजह है कि हम दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकते हैं। हम ऐसे रबिंग करेंगे, फिर डस्ट पार्टिकल्स या स्मॉल पेपर्स के नजदीक रखेंगे तो हम देखते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं, तो ये फोर्स हमें दिखता है, फील होता है। लेकिन हमें कभी भी दो पेन्स के दरमियान या एवं दो बड़े पत्थर के दरमियान हम कभी नहीं देखेंगे कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा वीक है और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है उससे। तो ये तो हमें निकला कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक तो ये हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और दूसरा हमें पता चला कि कितना स्ट्रांग होता है, और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा दिमाग में याद रखना है, 10 to the power 39 टाइम्स स्ट्रांगर। अब ऐसे ही हम जो है ऐसे ही बिल्कुल रिपीट करना है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह दो प्रोटॉन्स को रखना है। अब एक चीज सेम आ जाएगा, जब हम दो प्रोटॉन्स को रखेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर और डिस्टेंस पर, डिस्टेंस तो वही रखनी है, और चार्ज जब मैं यहाँ पर प्रोटॉन रखूंगा इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ही रखूंगा, यहाँ पे दो प्रोटॉन के दरमियान निकालना है, प्रोटॉन का भी चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को होता है, तो इलेक्ट्रॉन की टाइम पे 1.6 टाइम 10 आया और प्रोटॉन की जगह वही आएगा, तो डिस्टेंस भी वही है, तो वैल्यू सेम आएगा, दो प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ही आएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, अब यहाँ पे प्रोटॉन का मास रखना है, और प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो वो हम निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम आएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ से निकालेंगे फिर से। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पार्ट बी जो है उसमें ऐसे करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 6.67 टाइम्स 10 to the power -11, एक प्रोटॉन का मास 1.65 टाइम्स 10 to the power -19, दूसरे का भी यही 1.65 टाइम्स 10 to the power -19 इस वक्त, और डिवाइड बाई 10 to the power -10 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब ये आ जाएगा 6.67 इंटू 1.65 इंटू 1.65, यह आ जाएगा 18.16 अप्रोक्सीमेटली 18.16 इंटू, फिर वही करेंगे हम यहाँ पे
10⁻⁻11 -19 -19 इसका भी। अब यहाँ पे +20, तो ये आ जाएगा 18.16 टाइम्स 10⁻। तो 20 में से 19 काटेंगे तो +1, इसको +1 देंगे तो -18 आ जाएगा। तो -18 -11 करेंगे हम, ये आ जाएगा 29 -29 न्यूटन। अब इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स आया -49, अब -29 आया। क्यों? क्योंकि हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है। अब दोनों प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन का मास अब ज्यादा बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे -49 है, -29 ही है, मीन्स ये वैल्यू उससे ज्यादा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे अब, तो कंपैरिजन के लिए अब यहाँ पे हम करेंगे अलग से, इधर कंपैरिजन के लिए F इलेक्ट्रिक बाय F ग्रेविटेशनल बराबर होगा, अब F इलेक्ट्रिक है 23.04 टाइम्स 10⁻⁻9, डिवाइड करेंगे अब दो प्रोटॉन्स के दरमियान का ग्रेविटेशनल फोर्स 18.16 टाइम्स 10⁻⁻29। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23.04 को डिवाइड करेंगे हम 18.16, तो ये आ जाएगा 1.27 अप्रोक्सीमेटली, 1.27, हाँ 1.27 इंटू, अब 10 -9 -29 को ऊपर लाएंगे +29, +29 में से 9 काटेंगे तो 20 +20 अब ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है ही, क्योंकि एक के बाद ही पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं दो प्रोटॉन्स के दरमियान जब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, जब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये <5 है, तो इसको इग्नोर ही करेंगे, तो 10⁻20। तो उसकी केस में F इलेक्ट्रिक और F ग्रेविटेशनल जब हम देखेंगे वो है 10⁻20, मीनिंग दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 10⁻39 होता है, मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब हम दो प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 10⁻20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो कूलम्स लॉ में प्रैक्टिस हो गई प्रॉब्लम की, और दूसरा हमें ये भी पता चला कि जो चार फंडामेंटल फोर्स है नेचर के, इन चार में से स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स को तो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, इनको छोड़ेंगे, और जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं इन दोनों को हमने आज कंपेयर करके देखा कि कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये भी हमने देखा कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जब हम दो प्रोटॉन्स के दरमियान देखेंगे तब वो स्ट्रॉन्ग होता है 10⁻20 टाइम्स उससे। तो इन जनरल हम दो याद नहीं रखते, अगर दोनों याद रखेंगे तो बेहतर है, लेकिन जब हम एक ही याद रखना चाहते हैं कि एक ही याद रखेंगे और जनरल रूल दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम याद रखते हैं 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। थैंक यू।